आपने जहाँ पर कहा था कि अशोक पहले से बौद्ध थे, कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय नहीं परिवर्तन हुआ था। नहीं, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है ना। हमारे ट्रेडिशन में वो है चंड अशोक, अशोका द क्रूअल, के उन्हें हजारों लोगों को मारा, अपने सबके सब भाइयों को मारा। इसका जो कन्वर्जन हुआ टू अशोका द ग्रेट, वो सिर्फ अंग्रेजों के जमाने में हुआ। चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो महत्व है वो लिखा गया है। हिंदू अजीब लोग हैं, उनके चारों उनके समुद्र है, लेकिन वो चोल राजा के एक दशकों के अलावा उन लोगों ने समुद्र में कोई दिलचस्पी दिखाया ही नहीं। तो क्यों हुआ, मैं समझा देता हूँ। आपने जहाँ पर कहा था कि अशोक पहले से बौद्ध थे, कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय नहीं परिवर्तन हुआ था। नहीं, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है ना। सबूत होगा तो मैं मान लूंगा, मुझे कोई। आप कलिंग में जाइए, कहीं भी किसी भी इंस्क्रिप्शन में अशोक ने कहीं भी ऐसा कोई शोक या कोई ये वो नहीं किया कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने इन लोगों को मारा। ये कलिंग में नहीं किया। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो अभी पाकिस्तान में है, और उस इंस्क्रिप्शन में भी सम्राट अशोक ने कहा है, जिस तरीके से कहा है, हाँ मैंने कलिंग में मतलब आक्रमण किया, वहाँ बहुत लोग मारे, उसके वजह से मुझे थोड़ा सा तो दुख है। लेकिन अगले लाइन में क्या कहते हैं कि अगर आप यहाँ के जो वनवासी हो, यहाँ के जो जनजाति हो, अगर आपने फिर कुछ किया तो मैं आपको वही करूँगा जो मैंने कलिंग में किया था। अब ये तो पूरी तरह से उस इंस्क्रिप्शन का अलग ही इसका मतलब टोन है, शांति प्रिय अशोक वाली कहानी। हाँ, ये इसका कोई एविडेंस ही नहीं है। और दूसरा है कि हमारे पास दूसरे इंस्क्रिप्शन हैं जिससे साफ है कि कलिंग जाने के पहले सम्राट अशोक पहले से ही बौद्ध थे, और उन लोग और उनके महान होने की जिसके लिए सबूत देते हैं वो श्रीलंकन टेक्स्ट से ज़्यादातर किया जाता है। जैसे अशोक वादनब, ऐसा टाइप के कुछ श्रीलंकन टेक्स्ट हैं। उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि अशोक ने जैनों पे, आजीविका बोल के कोई एक समुदाय थी उस समय, उन्हें हजारों लोगों को मारा, अपने सबके सब भाइयों को मारा। तो ये कहना कि ये अशोक अचानक से मतलब एक पैसिफिस्ट बन गए, इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन इसको हमको पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारे दिमाग में ये घुसाया जा रहा है कि हम लोग तो सिर्फ बहुत शांति प्रिय थे, घर में बैठ के कीर्तन करते थे, दुनिया भर के लोग हमारे ऊपर राज करने आते थे। बट अशोक तो हमारे ही थे ना। लेकिन देखिए, ये कॉलोनियल हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है उसको आप समझिए। अशोक को हमारे इतिहासकारों ने बहुत महत्व नहीं दिया। हमारे ऐतिहासिक जो ट्रेडिशन है उसमें अशोक के दादाजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको महत्व दिया, क्योंकि हाँ, और उनके जो गुरु थे चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो महत्व है वो लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने उस मौर्य साम्राज्य का गठन किया। हमारे ट्रेडिशन में अशोक को बहुत बड़ा दर्जा नहीं दिया गया था, प्राय भूले गए थे। कहीं कहीं उनका उल्लेख था, बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में वो है चंड अशोक मतलब अशोका द क्रूअल। तो इसका जो कन्वर्जन हुआ टू अशोका द ग्रेट, वो सिर्फ अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ। तो क्यों हुआ, मैं समझा देता हूँ कि जब अंग्रेज़ हमारे इतिहास को लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे, उनको हमारे इतिहास से इनका क्यों लगाव था। लगाव ये था कि अगर आप किसी के ऊपर अगर राज करना चाहते हैं तो पहले उनके दिमाग से उनके अपने सेल्फ इमेज को बदला जाए। तो आप उनके सेल्फ इमेज क्या डाल रहे थे कि देखिए, आप हमेशा कोई बाहर से आके आप पे राज किया है, आप तो यहाँ के हैं ही नहीं, आप तो आपकी जो ये सभ्यता है वो सेंट्रल एशिया से आर्य आपको दे के गए हैं, समझ गए आप। तो देखिए, हम लोग तो अंग्रेज़ कह रहे थे हम भी आर्य हैं। तो जैसे आपको मतलब आर्य को आपकी सभ्यता आर्य दे गए, हम तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हैं, तो आप पे हम राज कर रहे हैं, तो आपको क्या दुख है, तो आप भी बाहर से ही आए हो। यही आपके दिमाग में घुसाएगा। हाँ, मतलब बचपन से हमने पढ़ा है कि द्रविड़ आर्य अलग 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 हैं। साउथ इंडियन जो है वो द्रविडियन है, हम जो है वो बाहर के लोग हैं। वी आर नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। हाँ, तो यही तो क्यों, बट ये रिसर्च जो भी नहीं आई उसमें जिसे बुलशिट कहा गया है। नहीं, तो यही तो बता रहे हैं ना। तो आपके दिमाग में पहले ये घुसाया जाएगा कि आपकी सभ्यता आपकी है ही नहीं, आप कहीं से आके आपको दिया। तो फिर बाहर के लोग फिर आप क्यों कर रहे हैं, हम तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हैं।
फिर ठीक है, वो तो बहुत हजारों साल पहले हुआ, कांस्य युग में हुआ। उसके बाद भी जो आपके बड़े महान राजा थे वो भी एक है सम्राट अशोक। देखिए चंद्रगुप्त महान नहीं है, अशोका द ग्रेट है, जिसने मतलब पूरे एम्पायर को का गठन किया, जिसने बनाया, वो ग्रेट नहीं है। अशोका ग्रेट है। क्यों? क्योंकि वो पीसफुल है, पैसिफिक है, पैसिफिस्ट है। उसमें क्यों, आप अगर किसी ऊपर राज करना, आप देखिए बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत लंबी सी इतिहास है, लेकिन देखिए आपके बहुत महान जो व्यक्ति थे सब पैसिफिस्ट थे, तो आप इसमें अभी कहीं मतलब कहीं विद्रोह मत कीजिए। बट हम तो इससे प्राउड फील करते हैं, हम क्या दुनिया में कहते हैं हम नहीं, तो हमारे दूसरे राजा भी हैं, हम शांति के देश हैं। तो यही तो आपको दिमाग में घुसाया गया कि इतने शांतिपूर्वक हैं कि हम अपने हमारे ऊपर जो आक्रमण करते हैं, हमारे ऊपर जो राज करते हैं, हम उनके विरुद्ध विद्रोह भी नहीं कर सकते हैं। यही हमारे अंदर घुसाया गया। हमारे जो आपको और दिखाता हूँ, गुप्त साम्राज्य की बात, ठीक है, वो उसमें सबसे जो हमारा जो उसका जो जनरल था, द सेकंड एम्परर समुद्रगुप्त, मैं कहूँगा कि विश्व इतिहास में सबसे बड़े जनरल्स में से माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि ही वॉज द नेपोलियन इन इंडिया। ये तो नहीं कर सकते कि समुद्रगुप्त था ही नहीं, क्योंकि वो तो मिटा नहीं सकते, सबूत है। तो उसको बताएंगे हाँ ये ऐसे राजा थे, लेकिन ये नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो हम लोग बहुत खुश हुए, अरे देखो नेपोलियन बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए कितना मतलब हम लोगों को कितना मतलब रिस्पेक्ट दिया है। असली बात ये नहीं है, वो हमें असलियत में क्या बताना चाहते हैं। देखिए आपके जो सबसे अच्छे जनरल थे वो नेपोलियन थे, और हम अंग्रेज़ों ने नेपोलियन को परास्त किया। अब समझे क्या बोलना चाहते हैं। हमारे अंदर घुसाया जा रहा है कि देखिए आपके भी जो बहुत सबसे अच्छे सेनापति हैं उनको भी हम हरा सकते हैं। ये हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है, और हम हैं कि नेपोलियन ऑफ इंडिया बोल दिया तो बहुत अच्छा, बहुत क्या सम्मान दे दिया, हम लोग ये सोच रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सटल तरीके से कैसे हमारे अंदर घुसाया जाता है। और एक चीज़ बताता हूँ, हमारे इतिहास को पूरी तरह से स्थल की दृष्टि से दिखाया जाता है, समुद्री दृष्टिकोण से सुनाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से समुद्र को कंट्रोल करते थे, वो समुद्र से ही आए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि हम कहीं हमारे अंदर ये कोई एक अभिलाषा भी रहे कि हम लोग समुद्र पे कोई कंट्रोल करें। हमारी जो समुद्री जो दृष्टिकोण से या जो इतिहास को लिखा जा सकता है उसको इन लोगों ने धीरे धीरे मिटा दिया। और ये पुरानी मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का नहीं है, अभी भी। मैं एक बताता हूँ, 2017 में एक किताब लिखा गया चार्ल्स एलन का। चार्ल्स एलन बहुत पॉपुलर हिस्टोरियन है। आप किसी भी भारत में किसी भी किताब के दुकान में चली जाइए, पुस्तकालय में चली जाइएगा, आपको चार्ल्स एलन की किताब मिलेगी। जो अशोक का जो ये स्टोरी है उन्होंने अशोक पे भी लिखा है। मैं यहाँ और एक किताब के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है कोरोमंडल। ये है हमारे समुद्र तट का जो इतिहास है उसके बारे में है। तो आप सोचेंगे कि अगर कोई समुद्र तट के इतिहास के बारे में लिख रहा है तो स्वाभाविक है उसमें लिखेंगे कि हम दुनिया भर गए, मैंने अभी बताया इंडोनेशिया गए, दूसरे तरफ हम लोगों ने रोम, पर्शिया, ग्रीक्स, इनके साथ हम लोगों का संबंध रहा है। ये सब नहीं है उसमें। किताब के शुरू में ही दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा है कि हिंदू अजीब लोग हैं क्योंकि चारों उनके समुद्र है, लेकिन वो चोल राजा के कुछ दशकों के अलावा उन लोगों ने समुद्र में कोई दिलचस्पी दिखाया ही नहीं। तो क्या किया उन लोगों ने, चार्ल्स एलन ने क्या किया, एक झटके में हमारे पूरे समुद्री इतिहास को मिटा दिया। अब चूंकि आप इसको आपने पूरे निकाल ही दिया है, अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो आप। हम समझ गए, अगर हमारे इतिहास को मिटा ही दिया गया है तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। और चोल ये जो क्योंकि ये सब जानते हैं, हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी ये राजेंद्र चोला उस पीरियड के बारे में उल्लेख है, उसका बहुत सबूत है, तो उसको हम लोगों ने चुपचाप रख दिया है कि अच्छा ठीक है ये इसको रख देते हैं। लेकिन अगर हम हज़ारों साल के संदर्भ में देखें तो 2-3 दशक के हम लोग को चलो खुश रहो, हमको दे दिया गया। तमिलनाडु के इतिहास में भी चोल राजा बहुत ही कम सीमित समय के लिए थे,
चोल राजा के पहले पल्लव थे, उस इलाके में पांड्या राजा थे, चेरा राजा थे, सभी के पास नौसेना था, उनका मैरिटाइम हिस्ट्री बहुत ही मतलब सुंदर बढ़िया मैरिटाइम हिस्ट्री है, मतलब रिच हिस्ट्री है हज़ारों सालों का। उसको उल्लेख करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, उसको एक बार मिटा दिया तो उसको फिर आप अपने तरीके से आप दिखाएंगे। उसमें ज़्यादातर सिर्फ ये दिखाएंगे कि हम दूर से आए और हम लोगों ने आप पे राज किया और पूरी तरह से हमारी सभ्यता ही दूसरे किसी की देन है। तो आपको जैसे बताएंगे कि मुच्छरीपट्टनम बोल के बहुत बड़ा पोर्ट हुआ करता था, आज के अभी जो केरलम है वहाँ। आपको बताएंगे दिस इज अ रोमन पोर्ट। रोमन पोर्ट नहीं है, ये इंडियन पोर्ट है। यहाँ रोम से आते थे व्यापार करने के लिए। मैं अगर यहाँ से न्यूयॉर्क जाता हूँ तो ये नहीं कहते कि भारतीय वहाँ जा रहे हैं तो ये भारतीय पोर्ट है, नहीं, ये अमेरिकी पोर्ट है। वहाँ भारत से भी भारतीय भी जाते हैं, अंग्रेज़ भी जाते हैं, फ्रांसीसी भी जाते हैं, अफ्रीका से भी जाते हैं। तो ये पोर्ट अमेरिकन है। तो उसी तरह से मुच्छरीपट्टनम भारतीय पोर्ट है, वहाँ रोम से लोग आते थे। लेकिन आप पढ़ेंगे अगर इतिहास को, बोलेंगे रोमन पोर्ट, अरेकेमेडू इज अ रोमन पोर्ट। रोमन पोर्ट कैसा है? आप समझ रहे हैं ना, आपने भी पढ़ा होगा रोमन पोर्ट्स इन इंडिया। क्यों रोमन, किस दृष्टि से ये रोमन है? क्योंकि ये तो इंडियन पोर्ट्स हैं, रोम से आते थे लोग, अलग बात है।